नमस्कार, मैं हूं विनय के पाठक और वीकेपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के बिगड़ैल शहजादा राहुल गांधी की, जिन्होंने एक बार फिर इंडियन स्टेट से यानी देश से संघर्ष करने की बात कही है, जिन्होंने एक बार फिर इंडियन स्टेट को चुनौती दी है, जिनकी बात से एक बार फिर साफ हो गया है कि देश के नकली गांधियों को सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता से ही मतलब है, देश से नहीं। अगर उनके पास सत्ता नहीं है तो फिर वे देश को तोड़ने से बाज आने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट से संघर्ष करने की बात क्यों की और उनकी जुबान हमेशा देश विरोधी बात ही क्यों उगलती है, इसका पूरा डिटेल आपको हम आगे बताएंगे। इस पूरे एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको यह भी बताएंगे कि देश की जनता को और जनता के जनादेश को अपने जूते की ठोकर पर रखने वाला देश के नकली गांधियों का यह बिगड़ैल शहजादा अपने राजनीतिक विरोधियों से लड़ते लड़ते देश के खिलाफ ही क्यों खड़ा हो गया है और कैसे ये सन की शहजादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने पर उतारू हो गया है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अगला बुलेटिन डालूं तो आपको उसकी जानकारी तत्काल मिल जाए। अगर बुलेटिन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें यह भी बताइए कि आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा और इस बुलेटिन के संबंध में आपका क्या विचार है। अब आपको बताते हैं राहुल गांधी के देशद्रोही बयान देने की पूरी कहानी। पहले आप सुनिए राहुल गांधी के भाषण का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने इंडियन स्टेट से लड़ने का ऐलान किया है। If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. सुन लिए ना, यह है कांग्रेस का असली सच जो आज राहुल गांधी के मुंह से बाहर आ गया। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी इसके पहले देश विरोधी बात नहीं करते रहे हैं। राहुल गांधी के रग रग में देशद्रोह भरा हुआ है। हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि भारत में रहते हुए कभी भी उन्होंने इंडियन स्टेट के खिलाफ संघर्ष करने की बात नहीं कही थी। लेकिन जब भी वो विदेश जाते हैं तो जॉर्ज सोरोस जैसे अपने विदेशी आकाओं के इशारे पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से कभी नहीं चूकते हैं। चाहे आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के बयान को याद कर लीजिए, या फिर कुछ दिन पहले अमेरिका में उन्होंने भारत के खिलाफ जो बयानबाजी की थी और जिस तरह से देश में सिखों के ऊपर होने वाले कथित अत्याचार की बात को मुखरता के साथ कहा था, उसको याद कर लीजिए। राहुल गांधी जब भी विदेश में भाषण देते हैं तो भारत के खिलाफ जहर ही उगलते हैं। अब यह भी समझ लीजिए कि राहुल गांधी देश के खिलाफ जहर क्यों उगलते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने हमेशा ही देश को अपनी निजी जागीर समझा है। किसी बेवकूफ के लिए यह बात स्वाभाविक भी है। जब जन्म हुआ तब देश में उनकी दादी की सरकार चल रही थी। जब थोड़े बड़े हुए तो उनके पिताजी की सरकार आ गई। इसके बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जरूर रही, लेकिन कुछ दिन बाद ही पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ गई। हां, यह जरूर है कि इस सरकार के कार्यकाल में देश की सत्ता पर नकली गांधियों की पकड़ कम हो गई थी। ध्यान दीजिए, नकली गांधियों की पकड़ कम हुई थी, खत्म नहीं हुई थी। लेकिन 2004 में जब एक बार फिर कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री भले ही मनमोहन सिंह बन गए, लेकिन उनकी घुटना टेक राजनीति के कारण सत्ता का कंट्रोल पूरी तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ में आ गया। इस दौरान कई तस्वीरें भी सामने आई जिसमें सोनिया गांधी या राहुल गांधी के सामने मनमोहन सिंह हाथ जोड़कर खड़े दिखाई देते थे। सत्ता के नशे में चूर राहुल गांधी ने तो मनमोहन सिंह सरकार के एक अध्यादेश को सार्वजनिक रूप से फाड़कर सीधे सीधे प्रधानमंत्री के मुंह पर तमाचा मारने का काम भी किया था। इसी 10 साल की अवधि ने राहुल गांधी को इस हद तक बिगड़ैल बना दिया, सत्ता के नशे में चूर कर दिया कि उन्होंने देश की जनता को अपना गुलाम और अपने राजनीतिक विरोधियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानना शुरू कर दिया। लेकिन 2014 में देश की जनता ने कांग्रेस को ऐसी पटखनी दी कि तब से अभी तक यह पार्टी लोकसभा में कभी भी 100 सीट भी नहीं जीत पाई। जो राहुल गांधी 2014 में प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे, उनको विपक्ष का नेता बनने के लिए भी 10 साल इंतजार करना पड़ा।
और तो और 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों उन्हें जबरदस्त हार का भी सामना करना पड़ा। कहने का मतलब यह कि बीजेपी राहुल गांधी को हरा हरा कर उनकी औकात याद दिलाती रही, और ऐसा हुआ बीजेपी को मिले आरएसएस के साथ के कारण। सबको पता है कि बीजेपी की असली ताकत आरएसएस के कार्यकर्ता है। बीजेपी की राष्ट्रवादी सोच के कारण आरएसएस खुलकर उसका सपोर्ट करती है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नकली गांधियों के पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाले पहले पीएम बन गए। राहुल गांधी भी जानते हैं कि जब तक बीजेपी को आरएसएस का साथ मिल रहा है तब तक उनके लिए सत्ता में लौट पाना आसान नहीं है। यही कारण है कि वे बात बेबात बीजेपी और आरएसएस पर अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करने वाले राहुल गांधी के हर भाषण में बीजेपी और आरएसएस से लड़ने की बात हमेशा होती है। दिक्कत यह है कि बीजेपी और आरएसएस का विरोध करते करते अब राहुल गांधी खुलकर देश का विरोध करने पर उतर आए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों की सोच देश को आगे ले जाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या आरएसएस के मोहन भागवत, उनकी हर बात में देश के विकास की दृष्टि होती है। देश को कैसे आगे ले जाएं इसकी चिंता होती है। इसलिए पिछले 10 साल में देश ने असाधारण प्रगति भी की है। मतलब मोदी जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, किसी परिवार के लिए या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी सोच के कारण कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का विरोध तभी हो सकता है जबकि राष्ट्रवादी सोच का विरोध हो या राष्ट्र का विरोध हो। और यही कारण है कि देश की सत्ता हासिल करने के लिए बेचैन राहुल गांधी ने अब बीजेपी या आरएसएस से लड़ने के नाम पर देश के खिलाफ संघर्ष करने का राग अलापना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का देशद्रोह का यह राग नया है। देशद्रोह का कीड़ा उनको पहले से ही काटता रहा है, लेकिन पहले जो बात वो ढके छिपे अंदाज में या संकेत में कहते थे, वही बात अब उन्होंने खुलेआम कहना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि बीजेपी भी अब उनके भाषण के कारण उनको निशाना बना रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयान पर सोशल मीडिया पर बैक टू बैक 2 पोस्ट करके कहा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस और अपने देश विरोधी चरित्र की बखिया खुद ही उधेड़ दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि हिडन नो मोर, कांग्रेस ugly truth now stands exposed by their own leader. I compliment Mr. Rahul Gandhi for saying clearly that the nation knows that he is fighting the Indian state. It is not a secret that Mr. Gandhi and his ecosystem have close links with urban Naxalites and the deep state, who want to defame, demean and discredit India. His repeated action have also strengthened this belief. Everything he had done or said has been in the direction of breaking India and dividing our society. Congress has a history of encouraging all those forces who want a weak India. Their greed for power meant compromising the nation's integrity and betraying the trust of the people. But the people of India are wise. They have decided that they will always reject Mr. Rahul Gandhi and his rotten ideology. इसी तरह बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राहुल गांधी हैज नाउ डिक्लेयर्ड एन ओपन वॉर अगेंस्ट द इंडियन स्टेट इटसेल्फ. दिस इज स्ट्रेट आउट ऑफ जॉर्ज सोरेस प्लेबुक. जाहिर है कि राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव के ठीक पहले इंडियन स्टेट के खिलाफ संघर्ष करने की बात करके एक बार फिर खुद अपने देश विरोधी चरित्र को तो एक्सपोज किया ही है, कांग्रेस की भी देश विरोधी मानसिकता का खुलासा कर दिया है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या ऐसे देश विरोधी व्यक्ति को भारत में विपक्ष के नेता जैसे महत्वपूर्ण पद पर बने रहने का अधिकार है? राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट के खिलाफ संघर्ष करने का जो ऐलान किया है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और राहुल गांधी जैसे देशद्रोह की बात करने वाले नेताओं के साथ देश में कैसा सलूक होना चाहिए, इस बारे में कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें जरूर बताइएगा. हमें आपकी टिप्पणी का इंतजार रहेगा. इस एपिसोड में इतना ही. जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य तड़कते फड़कते विषय के साथ. जाते जाते एक बार आपसे फिर आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यूज डालूं तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए. तो अब दीजिए इजाजत. जल्दी ही मुलाकात होती है. नमस्कार. जय हिंद. जय भारत.